Good morning, student. Myself, Anjani Kumar Prajapati. We are going to teach you chapter spectrum. This is the second lecture of the spectrum, and heading is electromagnetic spectrum. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किए कि इफ द लाइट बेंड्स और कह सकते हैं डिफ्रैक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन द लाइट डिफ्रैक्ट आर बेंड्स फ्रॉम अ शार्प कॉर्नर स्लाइटली, कि कहीं से भी किसी भी कह सकते हैं कि शार्प कॉर्नर से लाइट डिफ्रैक्ट हो या बेंड्स हो, और बेंड्स होने के बाद फिर स्कैटर इन एवरी डायरेक्शन, वो फैल जाए और फैलने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे, तो वह एक ऐसी वेव लाइक बिहेव देता है जिस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट light diffract or bends slightly around a sharp corner it shows wave like behavior बेटा when light diffract or bends slightly around a sharp corner, it shows wave like behavior. These waves associated with light are called electromagnetic wave. बेटा यहां पर ये डिफ्रैक्ट, ये फिजिक्स के एक एक वर्ड में बहुत ही बात छुपी हुई होती है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज दैट दिस इज द स्क्रीन, ये कोई एक स्क्रीन है, या और पतली स्क्रीन भी ले सकते हैं, लेंगे समझाने के तौर पर। ये एक स्क्रीन है एंड वी कैन कट वन कट विद द नाइफ और रेजर, एक कट कर देते हैं नाइफ से या रेजर से, एंड दिस इज द टॉर्च। और अगर हम एक टॉर्च से इस पर रोशनी डालें तो ये लाइट आने के बाद इस शार्प कॉर्नर से लाइट बेंट हो जाएगी अराउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। दैट इवेंट या दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यही होगा डिफ्रैक्शन। व्हेन अ लाइट डिफ्रैक्ट और बेंड्स, देखिए डिफ्रैक्ट और बेंड्स अराउंड slightly around a sharp corners the shows wave like behavior। यही वेव का एक बिहेवियर है कि जो वेव्स होते हैं शार्प कॉर्नर से डिफ्रैक्ट होते हैं, स्लाइटली वो बेंड्स होते हैं, और यही बिहेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। या ऐसे बिहेव को या इस ऐसे बिहेव से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और ये जो डिफ्रैक्शन है या बेंड्स होने की प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पर बोला गया इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे भी बेटा हम इसके रीजन को लिख लेते हैं। ऐसा हुआ, और एक कारण है कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा गया, बिकॉज
दे कंसिस्ट of changing electric and magnetic field. Electromagnetic wave are generally classified according to the frequency or wavelength. बेटा, because they consist of changing electric and magnetic field. हमें समझना क्या है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इफ वी पुट अ चार्ज, एक चार्ज रखें और इस चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, वो दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्ट हो जाए इसकी ओर या ये रिपेल्ड कर दे. इट मीन्स अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं, पॉजिटिव जो है, इस पॉजिटिव को इस एरिया के अंदर लेकर आते हैं, तो ये या तो अट्रैक्शन का फोर्स फील करे, इन सेम वे ये रिपल्सन का फोर्स फील करेगा. तो ये जैसे इस एरिया में आएगा ये एक रिपल्सन फोर्स फील करेगा और इस एरिया में एंट्री नहीं कर पाएगा. दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं. सपोज कर लेते हैं कि एक आदमी है, वो क्लास में आया, ये एक लड़का है, क्लास में आया और वो क्लास में बहुत ज्यादा डिओड्रेंट लगा के बैठा है. तो उसके आसपास के बच्चे क्या फील करेंगे? एक स्मेल फील करेंगे. तो वो क्या होगा कि जितने एरिया भर में उसकी स्मेल आती रहेगी या जितने भर में वो महक आती रहेगी, वो उसका क्या है, डिओड्रेंट का एक फील्ड जनरेट हो गया. तो ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया जाए तो जितने एरिया में वो कोई दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपल्ड करे, उस एरिया को या उसके चारों ओर के ऐसे 3D स्पेस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पर यह है बिकॉज दे कंसिस्ट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रीजन क्या है? क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया? क्योंकि वो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ अपने ओरिएंटेशन को चेंज करता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है, अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है. इसलिए भी यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाइड किया गया. वो क्लासिफाइड क्यों किया गया, किस बेसिस पर किया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहां पर क्लासिफाइड किया गया और उसका क्लासिफिकेशन देखा गया. देयर आर 7 टाइप्स: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और रेज बोल सकते हैं, विजुअल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसी को बेटा यूवी रेज भी बोला जाता है. यूवी रेज ऐसे आप लिख सकते हैं, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज. सॉरी, ये विजुअल में लिखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, there are 7 types on the basis of frequency and wavelength. The radio waves जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है बट इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है. उसके बाद माइक्रोवेव्स जो होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से थोड़ा ग्रेटर होता है और इसका वेवलेंथ थोड़ा इस वाले से कम होता है. इट मीन्स ये जो सीरीज है यहां पर देखते हैं, इंफ्रारेड इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा इस वाले से और ज्यादा होगा, माइक्रोवेव से थोड़ा और ज्यादा होगा और इसका वेवलेंथ
इस वाले से थोड़ा सा कम होगा। तो जब इस सीरीज में हम रेडियो वेव्स टू गामा रेज आएंगे तो हम देखेंगे कि रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। और इसी सीरीज में जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है बट रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। और इसी रिफरेंस में अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी बट गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होगी या बहुत ज्यादा होगी। यहां फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी से ये मतलब है कि कौन सा वेव एक सेकंड में कितनी बार वो अपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को वैरी करता है, या टाइम के रिफरेंस में टाइम के साथ कौन सा वेव अपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ज्यादा वैरी करता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी से ये मतलब है। हमें जो न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग मिली थी जो रेज, उसे बोला जाता है विजिबल रेज। और उस विजिबल रेज की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी में 4 × 10⁻14 और या 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। और यहां पर जो इसकी विजिबल रेज की वेवलेंथ होती है वो 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷ होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड देयर वेवलेंथ, and this is the series of the electromagnetic wave on the basis of frequency and wavelength. Visible spectrum and invisible spectrum. विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा एक हेडिंग कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइड किया गया। तो देखा गया देयर आर 7 टाइप्स और उन 7 टाइप्स को हम लोगों ने देखा कि क्या कौन कौन से होते हैं। अगर हम देखें कि जो स्पेक्ट्रम है कुछ दिखाई देता है बेटा, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इस बेसिस पर डिवाइड जो किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो 2 तरीके से किया गया, एक विजिबल स्पेक्ट्रम और एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो हम विजिबल स्पेक्ट्रम देखें। इफ we can take a prism, एक प्रिज्म लें और प्रिज्म पर बेटा हम एक व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट करते हैं और व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा लाइक दिस इज द व्हाइट लाइट। रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये व्हाइट लाइट split after the refraction through the prism in 7 color. This is wonderful spectrum. इस तरीके से ये 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाएगा। ये 7 कलर में ये स्प्लिट हो जाएगा। यहां पर और इन द सेंस ऑफ विबग्योर, इसका जो होगा विबग्योर। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो एक व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ता है और 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है इन दिस फॉर्म। तो इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हमें विजिबल और इनविजिबल देखना है। हमारी आंखें एक ऐसी सेल से मिलकर बनी हुई हैं जिनकी सेंसिटिविटी इन स्पेक्ट्रम को देखने के लिए है और वो जिन कलर्स को, जिन स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं उसका जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी आंखें जिन सेलों से मिलकर बनी उन सेलों की सेंसिटिविटी इतने वेवलेंथ की वेव्स को देखने के लिए है
तो जिन वेवलेंथ की वेव्स को हमारी आंखें सेंसिटिव हैं, देख पाती हैं, ऐसे को बोला जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो जिस पार्ट को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, या कह सकते हैं उसको देखने के लिए अधिक सुग्राही नहीं है, उनकी सेंसिटिविटी उतना नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट को बोला जाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है हम यहां पर देखें। जब कोई व्हाइट लाइट आती है तो जितना देख पाते हैं उसे व्हाइट लाइट बोलते हैं, और उस व्हाइट लाइट उसे विजिबल लाइट बोलते हैं। जितने को हम देख पा रहे हैं वो 7 कलर में वो डिवाइड हो जाते हैं। यहां पर और भी वेव्स यहां पर होते हैं, और भी वेव्स होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, जिनकी वेवलेंथ 8000 से मोर देन 8000, या कह सकते हैं यहां पर एक हम लिख सकते हैं लेस देन 4000 से छोटी हो, और 8000 से ये बड़ा हो। ये होता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी होता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपने देखा कि जो 4000 से छोटे हों और 8000 से जो बड़े हों, ऐसे स्पेक्ट्रम को हमारी आंख जो जिन सेलों से मिलकर बना है, वो सेल की सेंसिटिविटी इतनी लेस होती है, या कह सकते हैं होती ही नहीं है। जो 4000 से छोटे और 8000 से बड़े वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बट अगर 4000 to 8000 के बीच में वेवलेंथ है जिस वेव की, उसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, और ये है विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक, अब यहां पर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में देखें, वेवलेंथ के बढ़ते हुए में गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज लेस देन 0.01 नैनोमीटर। यहां पर जो गामा रेज होते हैं, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 0.01 नैनोमीटर में होता है, और इसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बनाने में यूज होता है, और सोर्स या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बनता है। और कहां मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल में मिलता है गामा रेज। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, जैसे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, जैसे पोलोनियम और यूरेनियम, और ये क्या नाम, पोलोनियम, यूरेनियम और कैडमियम, ये सारी चीजें हैं। तो यहां से कैडमियम नहीं होगा। तो यहां पर यूजेज क्या होगा, गामा रेज का यूजेज क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेडियोग्राफी में यूज होता है। सेकंड जो बेस है एक्सरे का वेवलेंथ होगा 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम, और इसका भी वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, और ये मिलेगा कहां, एक्सरे ट्यूब में। एक्सरे ट्यूब बेटा ये हम लोग देखे भी हैं, प्रैक्टिकल भी किए हैं, वही एक्सरे ट्यूब है जिससे हम लोग का कुछ हड्डी या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर एक्सरे करवाते हैं, वहीं पर ये एक्सरेज मिलते हैं। यूजेज क्या होंगे, मेडिकल साइंस में यूज होंगे, इन डिटेक्टिव वर्क इन इंजीनियरिंग में। डिटेक्टिव वर्क में जैसे कुछ ढूंढना हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि कहीं पर बहुत ही माइन्यूट चीज को या किसी फॉल्ट को देखना हो, जैसे कोई हम लोग वेल्डिंग करवाते हैं तो वेल्डिंग में देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर कितना माइक्रो लेवल की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि एडजस्ट हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, तो वो डिटेक्ट करने में इसका इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं ये कहाँ इनका वेवलेंथ क्या होता है, 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम,
वही इनका इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बनता है। सोर्स क्या है, ये सन से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्क से मिलते हैं और मरकरी लैंप से भी अल्ट्रावायलेट जो बेस होते हैं ये सन से, इलेक्ट्रॉनिक आर्क एंड मरकरी लैंप से मिलता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जो होता है स्टेरलाइजिंग फूड या डिटेक्ट फिंगरप्रिंट में करते हैं। फिंगरप्रिंट जो आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो फिंगरप्रिंट जो होता है। विजुअल लाइट जो होता है वो इसका वेवलेंथ होता है 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम और ये आइज एंड डिटेक्ट क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बनाने में यूज होता है। और यहां पर ये जो सोर्स इसका है सन है। सिंग फोटोग्राफी को देखने के लिए और फोटो सिंथेसिस में यूज किया जाता है। ये विजुअल लाइट जो फोटोसिंथेसिस वही है बेटा जो पेड़ पौधे अपने फूडिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। और इंफ्रारेड रेज जो होते हैं उसका वेवलेंथ 8000 to 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम होता है और ये भी वही ये इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर बनते हैं। और स्किन जो होता है उसमें मिलते हैं। सन इसका सोर्स है और हीटिंग ट्रीट में फॉर द मस्कुलर स्ट्रेन, या आप हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं चोट लग जाता है तो फिजियोग्राफिस्ट जो होता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपका उसको गर्म करता है, हीटअप करता है, हीट करके उसको ठीक कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में भी इसका यूज होता है। फिर माइक्रोवेव्स जो होते हैं उसका वेवलेंथ 10⁻⁷ to 10⁻11 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका बनता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है वो एंटीना बनता है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसकी सोर्स हैं और इन द कॉमन कम्युनिकेशन में यूज होता है ये। नेक्स्ट आपका लास्ट है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ एबव देन 10⁻11, या कह सकते हैं कि मोर वेवलेंथ होता है इसका रेडियो वेव्स का। एंड डिटेक्टर में यूज होता है एंटीना के रूप में। और इसका जो सोर्स है रेडियो एंड द टेलीविजन ट्रांसमीटर एंड इसका यूज जो है टेलीविजन में है, टेलीफोन्स में है एंड राडार में है। तो ये आपका विजुअल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम के बेसिस पर पूरा टॉपिक था। हेडिंग बेटा प्रॉपर्टी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है डू नॉट रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ मीडियम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेट इन एयर आर वैक्यूम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी ऐसे माध्यम की जरूरत नहीं होती है कि किसी के ऊपर ये ओवरलैप होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए। ये विदाउट मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगा और मीडियम में भी ट्रेवल कर लेगा। दूसरी सेकेंड थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर आर नो नीड ऑफ फर्स्ट देयर आर नो नीड ऑफ मीडियम। सेकेंड इज इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड में सदैव चलता है, which is magnitude is 3 × 10⁸ meter/second. The constant speed of the electromagnetic wave is c is equal to 3 × 10⁸ meter/second. This is the constant speed of the electromagnetic wave और इसी स्पीड से ये ट्रेवल करता है ये। एंड थर्ड characteristic of the electromagnetic waves is frequency remains same during the refraction and the reflection। चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिफ्रैक्शन हो चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो चेंज हो जाएगी। हाँ एक बात, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी बट वेवलेंथ चेंज हो सकती है। तो किसी भी रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेम रहेगा, वही होगा। इफ दिस इज द ब्लॉक ऑफ द ग्लास, सपोज कर लेते हैं ये एक ब्लॉक है ग्लास का और एक वेव ऐसे आ रही है, व्हाइट रेज ऐसे आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रेयर से डेंसर में जाएगा, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर जाएगा एंड द सेकंड नॉर्मल ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द
कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मीडियम, फिर यहां से डेंसर से रेयर में जाएगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहां पर देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, सपोज कर लेते हैं एफ, वही फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगी और वही फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगी, बट देयर मीडियम इज चेंज। यहां पर सपोज कर लेते हैं कि यहां पर 3 मीडियम है, तो तीनों मीडियम में यहां पर चेंज हुआ। और यहीं पर एक चीज और देखेंगे, वेवलेंथ यहां कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, बट तीनों सिचुएशन में इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बट इनका वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगा, चाहे उसका रिफ्रैक्शन हो चाहे उसका रिफ्लेक्शन हो। ठीक बेटा। एंड फोर्थ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर मीन्स होगा दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होगा कि अगर ये वेव चल रहा है, ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन होगी कि अगर ये चल रहा है तो इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी ट्रांसवर्स जो प्रूव कर रहा है ट्रांसवर्स नेचर, उसमें वेव के चलने की दिशा में जो पार्टिकल्स होंगे वो नहीं चलेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट होंगे वेव्स के चलने की दिशा में। अगर हम यहां पर और एक 6 प्रॉपर्टी इसकी है, दीज वेव्स आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सिलरेटेड। ये वेव कब जनरेट होगा? जब चार्ज एक्सिलरेट होगा। चार्ज के एक्सिलरेट होने पर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है। अब यहां पर इसके एक्सिलरेशन की फिजिक्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द एक्सिलरेटेड चार्ज? इफ चार्ज इज स्टेशनरी, इफ चार्ज इज स्टेशनरी, चार्ज अगर रुका हुआ है, स्थिर है, एक ही बिंदु पर है, तो ओनली इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जनरेट करेगा। बट इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हेन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग चार्ज से ही यहां पर 60 में लिख रहे हैं बेटा, तो अगर मूविंग चार्ज है, बट कैसा मूविंग चार्ज है? यूनिफॉर्मली स्पीड से। कैसा है? यूनिफॉर्मली स्पीड से, या कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से चार्ज मूव कर रहा है, देन इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हेन दिस चार्ज इज एक्सिलरेटेड, रैंडमली एक्सिलरेटेड, अगर यही चार्ज बहुत तेजी से अपने उसमें एक्सिलरेशन में चेंजिंग ला रहा है, तो वहीं पर आ जाएगा। यानी कि एक्सिलरेटेड चार्ज इज प्रोड्यूस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा यहां पर ये मत सोचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर देखिएगा, जब चार्ज स्टेशनरी था ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग करने लगा बट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों आ गया। बट जब एक्सिलरेटेड चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही तो रहेगा, एज वेल एज इसी की रेफरेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ जाएगा। और यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब आता है? जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है। तो वही 6 जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दीज वेव्स आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सेलरेटेड, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इसमें फर्स्ट हेडिंग गामा रेज। दीज रेज cause the fluorescence they have high penetrating power easily pass through the human body and cause and cause immense biological damage। बेटा जो ये गामा रेज होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। बिकॉज डेंजरस इसलिए होता है इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत ही हाई स्पीड, अप्रॉक्सीमेटली 2.98 into 10 to the power 8, which is equivalent of speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर अपॉन सेकेंड। अब इतनी स्पीड से चल रहा है, इसका मास बहुत कम है और इस स्पीड से चलते हुए क्योंकि ये जो है रेडियोएक्टिव मटेरियल से भी आता है, जब रेडियोएक्टिव मटेरियल से आता है तो डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है तो ये एक फ्लोरोसेंट रेज है। मतलब ये है कि जहां से ये होकर जाता है यहां पर प्रदीप्त उत्पन्न करता है या कह सकते हैं चमक उत्पन्न करता है, ये चीजों को चमकीला कर देता है और उस चमकीला करने के साथ साथ इसकी पेंट्रेशन पावर भी बहुत हाई होती है, यानी कि चीजों को भेद कर निकल जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इजिली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी से बहुत आराम से आर पार हो जाता है एंड द काज मिसेंस ऑफ द बायोलॉजिकल डैमेज। और अगर इसके साथ बहुत ज्यादा अगर आप रह रहे हैं जहां से ये गामा रेज निकल रही है तो बायोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस में सेकेंड हेडिंग एक्स रेज। एक्स रेज जो है केमिकली मोर एक्टिव है, एक्स रेज केमिकली मोर एक्टिव देन द यूवी रेज। यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से बहुत ही अधिक एक्टिव है। एंड द इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट काज द फ्लोरोसेंस विथ जिंक सल्फाइड एंड द पेंट्रेट द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्टेड बोन्स। और जो एक्स रेज है ये बोन्स की जो हम लोग एक्सरे करवाते हैं उसी में यूज होता है। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है एंड स्कैटर्ड बाय द डस्ट, और डस्ट के थ्रू ये स्कैटर्ड हो जाता है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं इफेक्टिव द फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है और जो प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस ये प्रदीप्त यानी कि चमक भी उत्पन्न करता है। एंड द ओबे द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को भी ओबे करता है। एक्सेसिव इज द हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। अब बेटा यहां पर जो है एक चीज ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बार बार आ रहा है। रिफ्लेक्शन है क्या चीज? सपोज दैट ये एक ओपैक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। सपोज कर लेते हैं कि ग्लास है और नीचे इसका सिल्वर डाइऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। अब पेंट हो गया तो सपोज कर लेते हैं कि लाइट जो है इस पर फॉल होगी तो लाइट का कोई भी पार्ट इसमें से इस मीडियम से इस मीडियम में जा नहीं पाएगा और टोटल ये लाइट क्या होगा अपने सेंट बैक टू द सेम मीडियम। ये नॉर्मल है। तो यहां पर जो लाइट आ रही है और इस इंटरफेस लाइन से जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है या इस मटेरियल से ये कॉलिजन किया, कॉलिजन करने के बाद अपना उसी मीडियम में चला गया, इस इवेंट को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन के 2-3 लॉ होते हैं या रूल होते हैं, उसको जो फॉलो करे उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि जिनमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो रेज आ रही है वो उसी मीडियम में वापस आ जाए पार्शियली, ठीक, पार्शियली उसी मीडियम में वापस आ जाए। और यहां पर जो हाँ ठीक ये वापस आ जाता है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है बेटा। एक्सेसिव द आगे जो है ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ये ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये है 3 प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें 4th विजुअल लाइट। विजुअल लाइट बेटा वो लाइट है जिसकी हेल्प से हम थिंग्स को देखते हैं, चीजों को देखते हैं। इस वंडरफुल संसार का, इस
वर्ड का हम लोग एंजॉय करते हैं, हर एक चीज को देख पाते हैं, हमारी सेंसिटिविटी वर्क करती है, बिना देखे हमारी सेंसिटिविटी किसी चीज की रूप रंग आकृति या शेप साइज किसी चीज की फीलिंग नहीं दे सकती है। तो विजुअल लाइट जो है ये जिसकी हेल्प से हम चीजों को देखते हैं, ये कह सकते हैं इसका सोर्स जो है वो सन है। विजुअल लाइट इज ट्रेवल्ड इन आवर मीडियम विथ स्पीड ऑफ सी, या कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द विजुअल लाइट इज कांस्टेंट व्हिच इज मैग्नीट्यूड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो विजुअल लाइट है, विजुअल लाइट की स्पीड बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कांस्टेंट स्पीड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द विजुअल लाइट की है दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने अभी बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द लाइट इज स्ट्राइक एट द रिफ्लेक्टिव सरफेस देन इट विल सेंट बैक आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन द सेम मीडियम। ये सेम मीडियम में चला जाता है पार्शियली यहां से स्ट्राइक करने के बाद। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट द व्हाइट लाइट इज कमिंग एट द रिफ्रैक्टिव सरफेस, जैसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो वहां से वो उस पर पड़े और उस मीडियम से होकर ये दूसरे किसी मीडियम में चला जाए, तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। यानी कि जो रेज है सेम मीडियम में जाने को रिफ्रैक्शन, और दूसरे मीडियम में जाए तो उसे पार करके तो रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की लॉ को फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी दे इफेक्टेड ऑर्डिनरी फोटोग्राफी प्लेट। ये ऑर्डिनरी फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट कर देता है, यानी कि उसे चमकीला कर देता है या डार्क कर देता है। एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्लास बट ट्रांसमिटेड बाय द रॉक सॉल्ट। जो ये ग्लास होता है, ग्लास के थ्रू तो ये पार्शियली एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है। अगर आप यहां पर सपोज कर लेते हैं किसी ये एक ग्लास है, ये ग्लास है, किसी इंटेंसिटी की बीम आप डालते हैं तो सम पार्ट ऑफ बीम रिफ्लेक्ट, सम पार्ट ऑफ बीम आर रिफ्रैक्ट एंड सम पार्ट ऑफ बीम यहां से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, पार्टिकल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो लाइट है, ये लाइट ये यहां से कुछ जो एब्जॉर्ब हुआ है RA प्लस, यहां से टोटल R लाइट की अगर इंटेंसिटी को R से लिखें तो यहां से RA जो एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसे RF, जो यहां से रिफ्रैक्ट जो रिफ्लेक्शन हुआ ये RF, और जिनका रिफ्रैक्शन हुआ सपोज कर लेते हैं RF डैश, ये हो जाएगा R डैश F हो जाएगा। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ये बनेगी। तो लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, ग्लास के थ्रू थोड़ा बहुत लाइट या पार्शियली लाइट क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट ट्रांसमिटेड बाय द रॉक साल्ट। लेकिन यही इंटेंसिटी की लाइट अगर रॉक साल्ट पर पड़ रही है तो रॉक साल्ट इसको क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। बट यहां से फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द विजुअल लाइट की देखें तो दीज वेव्स शो हीटिंग प्रॉपर्टी इफ द कलेक्टेड बाय अ लेंस। अगर हम जैसे हम सपोज कर लेते हैं धूप का दिन है और धूप में हम एक रॉड को रख दिए, अब क्या होगा, इस पर व्हाइट लाइट आएगी और व्हाइट लाइट के आने पर ये क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ये हीटिंग प्रॉपर्टी देता है। और इसी को बोला जाता है कि दीज वेव्स शो हीटिंग प्रॉपर्टी। कोई भी मटेरियल कुछ रख देते हैं तो वो हीट अप हो जाता है, ये इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी है। इफ द कलेक्शन बाय द लेंस, बट अगर हम कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस यूज करें, अगर कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इफ व्हेन द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after the refraction it will bends at the focus। ये फोकस पर मुड़ जाते हैं और मिलते हैं, या कह सकते हैं आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे मीट एट द फोकस। दिस phenomenon is called collection of the visual light through the lens। लेंस के थ्रू यहां पर विजुअल लाइट का कलेक्शन हो गया,
तो ये प्रॉपर्टी है विजिबल लाइट में। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज वेव क्रिएट्स अ प्रेसिस्ट ऑफ द विजन, और इसी वेव के थ्रू हम चीजों को देखते हैं या सोचते समझते हैं या उसको प्रशिष्ट करते हैं, विजन के लिए प्रशिष्ट करते हैं। यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस, यही वेव्स को यूज करते हैं पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए, या कह सकते हैं कि पेड़ पौधे इसी लाइट की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं, वो भोजन अपना बनाते हैं। अगर ये लाइट ना हो तो उनका भोजन ना बन सके, या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस है वो इसी लाइट की उपस्थिति में पेड़ पौधे करते हैं। रेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंफ्रारेड रेज या दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, it is travel with a constant speed which is magnitude is c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। यह भी एक कांस्टेंट या नियत स्पीड से चलता है जिसकी स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। These are also obey law of reflection and refraction, ये भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की लॉ को ओबे करता है। लिस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग, यह एक लिस्ट स्कैटरिंग देता है फॉग के थ्रू। जब फॉग आ जाता है और ये रेज अगर पड़ रही हो किसी ऑब्जेक्ट पर, बीच में फॉग आ गया तो थोड़ा सा स्कैटरिंग देता है। स्कैटरिंग क्या होता है कि जो वेव्स होते हैं अपने पाथ से थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं या रैंडमली थोड़ा सा घूम जाते हैं, तो इससे बोला जाता है स्कैटरिंग। सपोज कर लेते हैं कि ये एक सही वे में आ रहे थे और इसके रास्ते में फॉग आ गया, तो ये थोड़ा सा इनकी स्पीड इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, तो इससे बोला जाता है स्कैटरिंग। तो ये फॉग के थ्रू थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाई द ग्लास, ये ग्लास के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डिटेक्टेड ड्यू टू द हीटिंग प्रॉपर्टी, दीज आर ऑल्सो, यहां पर ये भी क्या करता है कि हीटिंग प्रॉपर्टी को देता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यू इसको फोकस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है। डू नॉट इफेक्टेड द ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट, ये ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता, यानी कि चमकीला उमकीला कुछ नहीं करता है। एंड द हाई डोज ऑफ दीज रेडिएशन इज हार्मफुल, अगर इसका रेडिएशन किसी के ऊपर हाई डोज में दे दिया जाए तो वह हार्मफुल होगा। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 6 पॉइंट है माइक्रोवेव, इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर। दीज आर यूज्ड इन राडार, इसका राडार में यूज होता है। एयरक्राफ्ट एंड नेविगेशन में यूज होता है। ये नेविगेशन क्या होता है या राडार क्या होता है, जैसे कोई जंक्शन है या कह सकते हैं कोई स्टेशन है, उस स्टेशन से कोई एरोप्लेन या कुछ भी जो भी चीज आदमी को या फाइटर भी जेट विमान है कुछ भी ले जा रहा है, तो उस स्टेशन से उसकी पोजीशन कितने किलोमीटर है इसका सही एक अंदाजा जिस वेव्स के थ्रू लगाया जाता है उसे हम राडार बोलते हैं। और एयरक्राफ्ट या कह सकते हैं और स्टैंडर्ड जो एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जाता है या उसकी सिचुएशन को पता करना नेविगेशन कहलाता है। जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रही है तो वो पत्तनम से या कह सकते हैं कि उससे कितना दूर है, स्टेशन से कितना दूर है, पास आ रही है कि दूर जा रहा है स्टेशन से, इस सब का लोकेशन जिस मेथड से लिया जाता है उसे नेविगेशन बोला जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है ये माइक्रोवेव्स जो होते हैं, माइक्रोवेव्स जो होता है यूज किया जाता है। दीज आर ऑफन यूज इन कुकिंग, खाना बनाने में यूज किया जाता है। जो कुकर आजकल के नए इलेक्ट्रॉनिक्स कुकर आ रहे हैं, सॉरी वो खाना बनाने का आ रहा है जिसे हम इंडक्शन बोलते हैं, उसमें माइक्रोवेव्स यूज किए जा रहे हैं। These are used in the study of atoms and the molecular structure. Molecular structure को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से कितने डिस्टेंस पर हैं, अगर किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ वेल्ड कर रहे हैं तो क्या उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सही हो पाया है कि नहीं हो पाया है, बीच में गैप है कि नहीं गैप है, कि गैप है तो कितना गैप है, ये सारी चीजों को पता करने के लिए मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, लैटिस पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं, ये सारा अरेंजमेंट पता किया जाता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दीज आर यूज्ड
यूजफुल इन द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में भी बहुत यूजफुल है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में भी। एंड द लास्ट थिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज रेडियो वेव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेव। इसका हम लोग यूज देखते हैं कि रेडियो में, टेलीविजन में भी यूज देखते हैं सिग्नल के फॉर्म में। दीज आर द लॉन्गेस्ट वेव, यह एक लॉन्गेस्ट वेव है। लॉन्गेस्ट वेव्स की फिजिक्स क्या बोलती है कि इसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, यानी कि लैम्डा इज मैक्सिमम। जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। द ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, लेकिन ये कैसे ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। दे हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और इसमें लाइट की सारी प्रॉपर्टी है। थैंक यू बेटा। स्पेक्ट्रम का टोटल यहां पर जितने भी विजुअल स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम और इसके रेफरेंस में जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने स्टडी किया, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।